हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद DK 95। दोस्तों, मैं आप लोगों को CDP के प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से ही करवाने जा रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस देखोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास और अवबोध की क्षमता। तो देखिए, जो मानसिक विकास होता है ये शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई पर डिपेंड नहीं करता है, बाद बाकी तर्क एवं निर्णय पर डिपेंड करता है, स्मृति का विकास और अवबोध की क्षमता, इन पर सब पर निर्भर करता है, लेकिन वजन एवं ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें हड्डियों की संख्या जो होती है सबसे कम होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जो होती है वो शैशवावस्था में होती है। कितनी होती हैं? 270 होती हैं लगभग। और उसके बाद में अगर सबसे कम की बात की जाए तो वो होती हैं प्रौढ़ावस्था में। कितनी होती हैं? 206। इन सभी अवस्थाओं में धीरे धीरे जो होती हैं हड्डियाँ घटने लगती हैं, लेकिन प्रौढ़ावस्था में सबसे कम बचती हैं। कितनी? 206 बचती हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की होती है, या शिक्षा की होती है, या समायोजन की होती है, या अच्छे परिणाम देने की होती है? तो हैं तो सभी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर अगर किशोरावस्था की प्रमुख समस्या जो होती है वो होती है समायोजन की। मतलब बच्चा जो होता है किशोरावस्था में वो अपने आप को समझने लगता है और अपने हिसाब से सोचता है कि सब चलें, लेकिन उसको समायोजन की समस्या तभी होती है क्योंकि उसके मन में कुछ और चल रहा है और समाज के हिसाब से कुछ और हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? बहुत ही ये फेमस कथन है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो ये कथन दोस्तों किसका है? स्किनर का है, स्टैनली हॉल का है, E.A. किलपैट्रिक का है, या थॉर्नडाइक का है? तो याद रखिएगा, ये कथन जो है स्टैनली हॉल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये तो सबको पता ही होगा, और क्वेश्चन नंबर 35 कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, या 5 हैं? तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो वो होती हैं दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 करवाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत अधिक सशक्त भी हो जाता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था होती है इसी दोस्तों? तो वो होती है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। एरिक्सन के अनुसार ये अवस्था होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है? बच्चा बहुत अधिक सशक्त भी हो जाता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसको पहल बनाम दोष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो याद रखिएगा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो वो परिवार का वातावरण तो होता है, सही है। धार्मिक वातावरण नहीं होता है। परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी होती है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। परिवार की आर्थिक स्थिति भी होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण जो होता है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत को किसने
स्पष्ट किया? कोहल वर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने या पावलोव ने? तो याद रखिएगा नैतिक तर्क। नैतिक तर्क की बात की जाए तो इस अवस्था का प्रतिपादन करने वाले थे कोहल वर्ग, लॉरेंस कोहल वर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलोव ने? तो याद रखिएगा चूहों पर प्रयोग किसने किया था? वो करने वाले थे दोस्तों मेंडल। और याद रखिएगा कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग करने वाले थे दोस्तों पावलोव। पावलोव ने दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर इसका तो सी राइट हो जाएगा, चूहों पर मेंडल ने किया था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मतलब कौन सा मित्र ऐसा होता है जो ऊर्जा पैदा करे और आपको हतोत्साहित ना होने दे? तो खुश मिजाज तो होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होना चाहिए, और ऊर्जा का स्तर ये भी होता है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा निगेटिव का निगेटिव आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो याद रखिएगा किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? तो किशोरावस्था जो होती है ये 12 से शुरू होती है और 18 वर्ष तक चलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये कब से शुरू होती है? 12 वर्ष की आयु से ये शुरू हो जाती है और 18 वर्ष तक चलती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया, फ्रायड ने दिया, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया या इवान पावलोव ने दिया? पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ये देने वाले थे दोस्तों कार्ल रोजर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति की बात की जाए तो कौन थे दोस्तों? कार्ल रोजर्स थे। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की थी? तो कौन थे दोस्तों जो बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास की समझने में सहायता की? पियाजे थे, फेस्टिंगर थे, एरिक्सन थे या बैलॉग थे? तो याद रखिएगा बच्चों में वस्तु स्थैर्यत्व का विकास ये देने वाले थे जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? जैसे जब छोटा बच्चा होता है वो चलता है और सूर्य की तरफ देखता है और कहता है कि सूर्य तो हमारे साथ चलता है। ये बालक की किस अवस्था को इंगित करता है? परम अहम केंद्रित या केंद्रिता या सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य? तो याद रखिएगा ये जो होता है बालक सजीव चिंतन करता है और सूर्य को क्या मानता है? वो सजीव मानता है कि ये भी हमारे साथ चल रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने कहा? B.F. स्किनर ने कहा, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा, नोम चॉम्स्की ने कहा या E.C. टॉलमैन ने कहा? तो याद रखिएगा अगर भाषाओं की बात होती है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो नोम चॉम्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषाओं संबंधित इन्होंने ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? फ्रायड के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति? तो याद रखिएगा ये होता है दोस्तों लैंगिक विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 47 है कि निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? तो वेसलर के अनुसार बुद्धि मापने की एक निष्पादन की मापनी कौन सी है? अंक गणिती है, सादृश्यता समानता है या शाब्दिक तर्क है या चित्रपूर्ति है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चित्रपूर्ति जो है वेसलर बुद्धि मापने के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत जो होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ये दोस्तों किस पर आधारित है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक या क्रांतिक समूहावस्था या संज्ञानात्मक। तो बाल मनोविज्ञान सिद्धांत प्रारंभ के 4 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ये दोस्तों किस पर आधारित होता है? तो ये होता है दोस्तों किस पर? ऑप्शन नंबर ए या बी। तो याद रखिएगा यहाँ पर होता है मनोविश्लेषणात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो दोस्तों किसने लिखी है? प्रियर ने लिखी है, सिन ने लिखी है, डार्विन ने लिखी है या स्टर्न ने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डार्विन। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द इन्फेंट किसने लिखी है? तो ये लिखने वाले थे डार्विन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? मानकीकृत परीक्षण, तो मानकीकरण परीक्षण में क्या होता है? विश्वसनीयता होती है, वैधता भी होता है, एक मानक भी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये काल्सनिक के अनुसार है, पियाजे के अनुसार है या स्किनर के अनुसार है या हरलॉक के अनुसार है? तो याद रखिएगा विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था जीन पियाजे ने। याद रखिए जीन पियाजे नहीं दोस्तों, स्किनर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सिद्धांत किसने दिया था कि विकास जो होता है एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ये कहा था दोस्तों स्किनर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? अधिगम एवं वृद्धि है, व्यक्तित्व अध्ययन है या उपचारात्मक अध्ययन है? तो याद रखिएगा जो व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है वो होती है अधिगम एवं वृद्धि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम एवं वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि आप कब समझेंगे? जब ज्ञान में वृद्धि होगी, बिल्कुल। संवेग में वृद्धि ये भी है और वजन में वृद्धि ये भी विकास में तात्पर्य है। इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि आकार, सोच, समझ और कौशलों में बुद्धि जो होती है ये क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों सॉरी, वजन में वृद्धि नहीं होती है, वजन में वृद्धि तो होती है, याद रखिएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर इसमें सभी मैच कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि सभी एक ही विकल्प में दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तनाव और क्रोध की अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्या होता है दोस्तों? वो होता है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास किसका परिणाम है? बालक का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का होता है, वातावरण का होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या दिया है? वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। जो बालक का विकास होता है ये बालक की क्या होता है? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? तो याद रखिएगा शारीरिक विकास का क्षेत्र जो होता है वो होता है स्नायुमंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट है, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना? तो श्याम पट पर लिखने में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो ऐसे तो ये दो तो सही लग रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अच्छी लिखावट। मतलब जो सबके समझ में आए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है श्याम पट पर लिखते समय। क्या होता है? अच्छी लिखावट। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है
कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि क्या होता है दोस्तों, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है वो क्या होता है दोस्तों, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है, जीन पियाजे ने जो 4 सिद्धांत बताए थे संज्ञानात्मक विकास के संबंध में, उसमें ये पहली अवस्था होती कौन सी होती है, जन्म से 2 वर्ष तक क्या होती है, संवेदी विकास की अवस्था कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, कोई ज़रूरी नहीं लड़का ही बुद्धिमान हो। अगला है कि लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बुद्धि का जो होता है लिंग से कोई संबंध नहीं होता। ये नहीं कह सकते हैं कि लड़की है वो पढ़ने में कमज़ोर होगी या लड़का है पढ़ने में होशियार होगा। लड़कियां भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, इसलिए क्या बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को समझाना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों को समायोजन में सहायता करना। जो परामर्श का उद्देश्य होता है इनमें से सभी विकल्प सही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि परामर्श का उद्देश्य होता है कि वो बच्चों को समझाना भी होता है, बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना भी होता है, बच्चों को समायोजन में सहायता भी करता है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्यांकन शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपवेदन करना। जो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है, तो वो क्या होता है दोस्तों, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ये होता है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन के अनुसार शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश डैश। शिक्षा में फ्रोवेल का जो महत्वपूर्ण योगदान था वो किस क्षेत्र में था, व्यावसायिक स्कूल में था, पब्लिक स्कूल में था, किंडरगार्टन में था या लैटिन स्कूल में था। तो याद रखिएगा फ्रोवेल जो महत्वपूर्ण योगदान दिए थे किसमें, किंडरगार्टन पद्धति में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक जो होता है विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना का देता है, सहयोग की भावना का देता है, प्रतिद्वंदिता का देता है या तटस्थता का देता है। तो एक अच्छा अध्यापक क्या होगा, वो बच्चों में सहयोग की भावना को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास। तो याद रखिएगा शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यही होता है शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अंतः निष्क्रिय का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो याद रखिएगा इसमें क्या है, पहले में भरा जाएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना वर्ष में शुरू किया गया था।
तो कंप्यूटर आधारित अधिगम के लिए छात्रों को सिखाने के लिए क्या होता है, आईटी स्कूल योजना कब शुरू की गई थी, 2001, 2003, 2004 या 2006। तो याद रखिएगा आईटी स्कूल की स्थापना कब हुई थी, सन 2001 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सन 2001 नहीं दोस्तों, सन 2004 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आईटी स्कूल की स्थापना कब हुई थी, सन 2004 में हुई थी। सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया, 1996, 1998, 2001 या 2003। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2001। उसका क्या था, 2004 था। सन 2001 में क्या किया गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 कि स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। स्तरीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। कब निकाला गया था, 1990, 1992, 1998 या 1996। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1998 में। 1998 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा ये क्या किया गया था, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा निकाला गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव जो होता है शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो याद रखिएगा इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव पड़ता है वो होता है शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक को अगर विषय की अच्छी समझ नहीं होगी तो वो अपना प्रभाव जो होता है शिक्षार्थियों पर नहीं डाल सकता है। दोस्तों अब अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।